नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका इंग्लिश बाय अमित अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत है किसकी? वो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हम लोग टीचिंग मैथड। देखो जो हम पढ़ने वाले हैं वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए काम का है, बिकॉज़ दोनों के अंदर कुछ शिक्षण विधियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो कॉमन हैं। तो हम पहले कॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में लैंग्वेज 2 में जो भी अलग शिक्षण विधियाँ हैं उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे दोस्तों। चलो, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है यहाँ से प्रश्न आए, लेकिन शिक्षण विधियों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये आना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके ऊपर? हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज पर कि एक्चुअली लैंग्वेज होता क्या है? हाउ इट केम इनटू द एक्जिस्टेंस। या क्या ऐसा था कि भगवान ने जब किसी भी व्यक्ति को पैदा किया तो उसके साथ में एक पुस्तक दे कर के भेज दी कि आप भारत जा रहे हो तो ये लो हिंदी की बुक आपके लिए, आप भारत में भी केरला में जा रहे हो तो ये लो मलयालम का बुक आपके लिए? नहीं। या दुनिया में जब पहली बार आदम और हवा जब आए, दुनिया में जब पहली बार पुरुष और स्त्री का आगमन हुआ, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो क्या ऊपर वाले ने उन लोगों को कोई किताब देके भेजा या भाषा का ज्ञान देके भेजा? नहीं दोस्तों। भाषा जो है वो कई सालों तक इवॉल्व होती रही, घूमती रही और तब जाके भाषा का विकास हुआ। लेकिन भाषा से पहले जो बनी वो क्या थी? वो थे एक्सप्रेशन, वो थी अभिव्यक्ति के लिए आपके हाव भाव, और उन हाव भाव ने ही भाषा को जन्म दिया। क्या था? मान लीजिए किसी व्यक्ति, दूर व्यक्ति खड़ा है और आपने उसको कैसे आवाज लगाई, हे। जैसे उसने पलट करके देखा तो हे एक संबोधन बन गया कि कोई दूर है उसको बुलाना है तो उसके लिए हे करना है। एक बार व्यक्ति ने यूज किया तो दोबारा फिर उसको यूज करने लगा। ऐसे ही जब बच्चा पैदा हुआ होगा पहली बार उसने मम्मा कहा होगा या माँ कहा होगा या मम्मी कहा होगा, तो उस जगह के लोगों ने माँ के लिए उस वर्ड को चुन लिया कि भाई दिस इज द वर्ड फॉर मदर। तो इस तरह से पहली बार वर्ड बने और वहाँ कुछ इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे जिन्होंने उन शब्दों को सेव करके रख लिया हमारे लिए। पहले जो थी वो केवल भाषा बोली थी, लिखी नहीं जाती थी, उसमें कोई लिपि नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे हम इंसान क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान हैं, हम लोगों ने उस भाषा के लिए लिपि का आविष्कार किया। तो लैंग्वेज जो होता है दोस्तों, वो लैंग्वेज होती क्या है? तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। मतलब भाषा एक जो है वो कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने थॉट्स और आइडियाज़ और फीलिंग्स को अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा की कुछ खास बातें हैं। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनको हम लोग लैंग्वेज की स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। भाषा जो है उसके 4 स्किल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हीं को एस्पेक्ट भी कहा जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाए विच इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इन चारों में से लैंग्वेज का एस्पेक्ट कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, एस्पेक्ट और स्किल एक ही चीज़ है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर द एस्पेक्ट्स एंड स्किल। लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। भाषा जो बनाई गई है वो एक सामाजिक क्रिया है और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मतलब बिना उद्देश्य के भाषा कुछ नहीं होती है। देयर इज उद्देश्य, देयर इज पर्पस ऑफ लैंग्वेज, इट्स व्हाट टू कम्युनिकेट, बात करना, आपकी बात को किसी तक पहुंचाना, वही तो इसका उद्देश्य होता है। अब हम बात करेंगे इस पर कि लैंग्वेज की जब भारत में बात की जाती है, कौन सी लैंग्वेज की? इंग्लिश की जब हम बात करते हैं हमारे देश में, तो इसका रोल क्या है, वो किस तरह से यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है? देखो, भारत में अंग्रेजी आई कहाँ से? तो भारत में अंग्रेजी लेकर के कौन आए? इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। भाई जब भारत में अंग्रेज पहली बार आए आए तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसको हमें इंट्रोड्यूस किया। हम तो जानते नहीं थे ना इस तरह की कोई लैंग्वेज वहाँ पर होती है, या हमारे यहाँ पर कुछ भाषाविद होंगे जो कभी गए होंगे तो दे मस्ट नो कि वी डू हैव अनदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। बट एक्चुअली जो लोकल लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो आज तक भी अंग्रेजी से डरते हैं, ऐसी तरह के लोगों को अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं था कि ऐसी कोई भाषा होती है। ठीक है? तो ये कहाँ से पता लगा था हम लोगों को? ब्रिटिश से। और वो कैसे? विद द अराइवल, वो जब पहुंचे ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ पर पहुंची तब। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 इंग्लिश वाज लीज्ड फॉर 15 इयर्स। अब देखो, देश आज़ाद हो गया, 200 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन अब हमारे सामने दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या जो थी वो ये थी कि हमारा देश था एक राजतंत्र, जिसको हमने बदला है किस में? प्रजातंत्र में हमने उसको चेंज कर दिया। अब इसके लिए जो रूल्स चाहिए वो हमारे पास थे नहीं। हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारे पास, या हमारा जो लॉ था, वो लॉ केवल एक ही जना हुआ करता था, एंड दैट वाज किंग, वो राजा था।
मगर जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने क्या लगाया यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर कोर्ट सिस्टम लेकर के आए। अब हमारे पास न बैरिस्टर हुआ करते थे, न वहाँ पर जज हुआ करते थे, तो वो जो लॉ था ऐसा का ऐसा हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर क्योंकि रिलीजन हुआ करते थे मुस्लिम और हिंदू, तो इनके हिसाब से हमने थोड़े से कानून में फेरबदल कर दिए। लेकिन जो ज़्यादातर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, ड्यूटीज़ जो हैं, वो लगभग उस तरह से रखी गई। अब हमारे सामने ये समस्या थी कि हमारा सारा कामकाज जो है वो किस में चलने वाला था, इंग्लिश में। और उसका एक और बड़ा कारण था कि हमारे देश के अंदर विविधता बहुत थी। इसकी विविधता भाषा की, एक लैंग्वेज हमारे यहाँ पूरे देश में नहीं थी। दो, हिंदी को हम लोगों ने राजभाषा का, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, राजभाषा मतलब राज्य की भाषा, है ना, जो राज्य के लिए हुआ करती थी। तो हिंदी को हम पूरे देश के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण क्या था? साइंस जो था, टेक्नोलॉजी जो था, वो हिंदी में नहीं था। लाइब्रेरी की लैंग्वेज क्या थी? वो इंग्लिश थी। अगर कोई स्टूडेंट को अगर लाइब्रेरी का लैंग्वेज चाहिए, उसको साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो उसको इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। फिर हमारे देश के लिए हिंदी सीखो और उसकी लोकल लैंग्वेज उसको आनी थी, तो इसका मतलब उस पर दबाव हो गया कि आपको 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। तो लोगों ने क्या करा, जो ऑप्शनल थे उसमें से किसको हटा दिया? जो अनवांटेड था, दैट वाज हिंदी, कि उन्होंने कहा हमारा लोकल लैंग्वेज को सीख लेते हैं और दूसरा किसको सीखते हैं? इंग्लिश को, तो ये सब जगह काम आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि भाई अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए? इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी को हम 15 साल के लिए किराए पर ले लेते हैं, लीज, किराया, राइट। और 15 साल बाद फिर इसको हटा देंगे, अंग्रेजी में फेंक दें वहां पर। लेकिन जब 1963 में पार्लियामेंट फिर बैठी और उन्होंने कहा भाई 15 साल पूरे होने वाले हैं 65 में, अब अंग्रेजी का क्या करना है, तो उन लोगों को लगा कि अंग्रेजी के बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो पार्लियामेंट थ्रू अ बिल उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज टिल इनफाइनाइट पीरियड, है ना। तो पहले अंग्रेजी जो थी वो हमारे देश में एक फॉरेन लैंग्वेज थी, लेकिन अब हमारे देश में ये कैसे पढ़ाई जाती है? सेकंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है दोस्तों। याद रखना, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है इंग्लिश भारत में कैसे पढ़ाई जाती है, तो इट इज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज, इट इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज नाउ। क्लियर? अंग्रेजी आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इंडियन फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब होता है घटनाक्रम। भारतीय घटनाक्रम के अंदर अंग्रेजी का रोल क्या क्या है देखो। इट इज द की टू द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कुंजी का काम करता है। नॉलेज आपको तभी मिलेगा, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं हो सकता है। इट इज मीन टू इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, जैसा मैंने कहा था ना, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय भाषा बनी है ये हमारी। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बीच में ब्रिज का काम करा। ये हिंदी स्टेट्स, नॉन हिंदी, इन दोनों को जोड़ने का काम किया किसने? इंग्लिश ने किया। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य, इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो किसके माध्यम से? इंग्लिश के माध्यम से। क्यों? क्योंकि केंद्र तो चलो दिल्ली में बैठा है, वो हो सकता है कि हिंदी जानता हो, लेकिन राज्य के सभी मुख्यमंत्री हिंदी जानते हैं या वर्कर हिंदी जानते हैं, या आवश्यक नहीं है। इसलिए इंग्लिश को मीडियम बनाया गया। इवन आप देखिए, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर रहे एचडी देवेगौड़ा, जिनको हिंदी नहीं आती थी, राइट, वो इंग्लिश में ही बोला करते थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी की भाषा बनी है कौन सी? इंग्लिश। क्योंकि पार्लियामेंट में, विधानसभा में या संसद में सभी राज्यों के लोग आकर के बैठते हैं, इसीलिए इंग्लिश ही मीडियम बना है वहां पर कम्युनिकेशन का। तो अंग्रेजी क्यों टिक गई? हम कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। क्यों नहीं गई? ये कारण है उसके पीछे। दीज ऑल आर द रीजंस कि क्यों अंग्रेजी टिका पड़ा है अभी तक। और दूसरी, व्यापार के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंग्लिश एक भाषा है। आप दुनिया में काम करना चाहते हो, भारत के बाहर आप काम करना चाहते हो, देन व्हाट लैंग्वेज विच दे पीपल यूज इज नथिंग बट इंग्लिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाते क्यों हैं, अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। The aim of education is to make learning occur. Learning is the modification or change in behavior of student. देखो, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? साइकोलॉजी में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। हम जब बात करते हैं तो साइकोलॉजी हमको क्या कहता है?
साइकोलॉजी सिंपल सी बात कहता है कि सीखने का मतलब, सीखने का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, सीखने का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, यही होता है साइकोलॉजी के हिसाब से, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो यहाँ पर भी यही है। एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य जो है वो क्या है, लर्निंग को पैदा करना। और लर्निंग क्या होती है, मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है किसका, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो इंग्लिश कैसे बदलेगी, देखो देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, अंग्रेजी पढ़ाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का मतलब हो गया भाषा का विकास, और दूसरा क्या होता है, लिटरेरी डेवलपमेंट, मतलब हो गया साहित्य का विकास। तो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज, इनमें से भाषा सिखाने का, अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट, या आपसे पूछ लिया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या नन ऑफ दीज, तो आपका जवाब क्या बनेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। अंग्रेजी सिखाने के दो ही उद्देश्य हैं दोस्तों, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिटरेरी डेवलपमेंट। दो उद्देश्य में से भी जब हम छोटी कक्षा की बात करेंगे तो क्या रहेगा, ये ध्यान से रखना, क्योंकि तुम जूनियर लेवल के लिए हो। ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल, ड्यूरिंग दिस लेवल द चीफ एम ऑफ इंग्लिश इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। जूनियर लेवल पर अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य जो है दोस्तों वो क्या है, वो केवल और केवल है भाषा का विकास। याद रखना, जूनियर लेवल पर अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास। साहित्य का विकास जो है वो सीनियर लेवल पर होता है। इसीलिए आप ध्यान से देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कक्षाओं में उनको पोएट्री पढ़ाते हैं, लेकिन क्या उनको फिगर ऑफ स्पीच सिखाते हैं, नहीं। वो केवल उनको पोएट्री इसलिए सिखाई जाती है ताकि उनका रिदम आए, वो एंजॉय करें लैंग्वेज को, उनकी टंग जो है वो खुले, भाषा के हिसाब से घूमने लगे, इसलिए पोएट्रीज दी जाती है, उनके उच्चारण को सुधारने के लिए पोएट्री दी जाती है। लेकिन ये नहीं पढ़ाते हैं कि इसमें सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन, यही नहीं सिखाते कि इसका राइटर कौन है, उसने और कौन कौन सी लिखी या क्यों लिखी, उद्देश्य क्या है पोएट्री का, ये नहीं सिखाया जाता। तो जूनियर लेवल पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, जूनियर लेवल पर उद्देश्य होगा भाषा का विकास। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट। थॉमसन और वेट ने क्या एक्सप्लेन किया है, देखो वैसे तो परिभाषाएं बहुत कम पूछते हैं, इसका ठेका साइकोलॉजी के पास है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो याद रखनी होंगी। टू एम एट लिटरेचर, अगर आप लिटरेचर पर फोकस करते हो, इज, ये इज है ना बेटा, इज टू मिस द वे टू लैंग्वेज, तो आपकी भाषा का जो रास्ता है वो आप मिस करते हो। एम एट लैंग्वेज, अगर आप भाषा पर फोकस करते हो, टू पेव द वे टू लिटरेचर, तो वो साहित्य तक आपको रास्ता, एक्सक्यूज मी, साहित्य तक आपका रास्ता बना देती है, पेव, फुटपाथ। तो थॉमसन और वेट ने क्या कहा था, अगर आप साहित्य पर फोकस करते हो तो भाषा के सीखने के रास्ते से भटक जाओगे, लेकिन भाषा पर फोकस करते हो तो वो भाषा लिटरेचर तक क्या बना देगी, पगडंडी आपको बनाकर दे देगी। ठीक है, ये एक और चीज आपको याद रखनी होगी, फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा सिखाने के चार उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, देखो सिमेंटिक, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, इसको आप लिसनिंग भी कह सकते हो। फोनेटिक्स, जो डील करता है साउंड, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन से, ये होता है स्पीकिंग। ग्राफिक, जो रिलेट करता है लिखने से, लिखा ही है इसमें, राइटिंग से रिलेट करोगे। और होता है फोनेटिक कम ग्राफिक, जो रीडिंग से डील करता है। फोनेटिक मतलब हो गया बोलना, ग्राफ मतलब हो गया पढ़ना, तो लिखे हुए को पढ़ना, ग्राफ लिखा हुआ, लिखे हुए को बोल रहे हो मतलब पढ़ रहे हो, इसलिए इसको रीडिंग कहा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है इन चारों में से लैंग्वेज का एस्पेक्ट नहीं है, एस्पेक्ट और ऑब्जेक्टिव से सेम थिंग है ना, मैं फिर बता रहा हूँ क्या नहीं है, तो आपको लिख दिया सिमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक और ग्रामर, तो भाई ग्रामर नहीं है। याद रखना, सिमेंटिक लिसनिंग से रिलेट करता है, क्योंकि सिमेंट अर्थ समझना होता है। फोन, फोन मतलब होता है साउंड, आप साउंड कब देते हो, जब बोलते हो। ग्राफ मतलब होता है लिखना, और फोनेटिक कम ग्राफिक, लिखे हुए को बोलना, मतलब हो गया
पढ़ना। ठीक है दोस्तों, ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कमांड ओवर लैंग्वेज। भाषा पर कमांड कौन कौन सी तरह की होती है, तो देखो 2 तरह की कमांड दी गई है, निष्क्रिय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव कमांड, और सक्रिय जिसको क्या कहा जाता है एक्टिव कमांड। आप निष्क्रिय कब रहते हो, हमारी 4 कमांड है LSRW, इनमें से आप निष्क्रिय कब हो, जब आप लिसनिंग कर रहे हो, जब आप रीडिंग कर रहे हो। तो देखो ये क्या क्या हो गई, बाय अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्टिव क्या होती है, स्पीकिंग, क्योंकि आपको बोलना पड़ रहा है। और यहाँ चलेंगे तो ये क्या हो गया, रीडिंग, ये हो गया राइटिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, लिसनिंग, अभी अभी मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडिंग इज नॉटिंग इज लिसनिंग, राइट। तो जब आप सुन रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, आप केवल सुन रहे हो, आप निष्क्रिय हो, आपको उबासी भी आ सकती है, राइट। आप सर नीचे डाउन करके भी बैठ सकते हो, क्योंकि आप केवल सुन रहे हो, आप निष्क्रिय। मैं चाहूँ उबासी खाना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उनको, तो स्पीक हो रहे हैं, आप स्पीक कर रहे हो, एक्टिव। सेम थिंग जब आप राइट करते हो, आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है, तो वो हो जाता है क्या, आपका राइटिंग, आप एक्टिव हो गए। लेकिन रीडिंग जब आप पढ़ते हो, तब भी आप क्या हो जाते हो, पैसिव हो, क्योंकि रीडिंग के अंदर क्या आपकी बस आंखें चल रही हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद घूम करके आते हो, तब पता लगता है ये पढ़ा वो कहाँ गया। इसी को और हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव प्रोसेस। रिसेप्ट मतलब होता है ग्रहण करना, इन दोनों में आप केवल क्या कर रहे हैं, ग्रहण करते हैं। और जितनी भूख होती है उतना ही ग्रहण होता है, तो उसको ज्यादा ग्रहण करते हैं तो अपच हो जाता है। इसलिए अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर तुम्हारी कैपेसिटी 15 मिनट सुनने की है, 15 मिनट के बाद आप बोर होने लग जाएंगे, आप बंद कर देंगे। अगर आपका कैपेसिटी 5 मिनट का है, 5 मिनट के बाद आप बंद कर दोगे। 20 मिनट का है तो पूरा वीडियो देख लोगे। तो ग्रहण करना। और क्रिएटिव, उसको बंद कर देना। क्रिएटिव इज व्हाट, क्रिएटिव का मतलब होता है जिसमें आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, रचनात्मक। इसी को हम प्रोडक्टिव भी कहते हैं फ्रेंड्स। इस पर प्रश्न आए हुए हैं आप लोगों को, विच इज नॉट अ रिसेप्टिव कमांड या रिसेप्टिव प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज, विच इज द प्रोडक्टिव कमांड ऑफ अ लैंग्वेज, विच इज एक्टिव और पैसिव। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके एवरीबॉडी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं कक्षा समाप्त कर रहा हूँ आपकी, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।